हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो रैपिड रिवीजन सर रैपिड रिवीजन बढ़िया चल रही है एकदम, है ना? चलो, अब हम आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं और आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। सर आज फिर से कितने नंबर कवर करने वाले हैं? आज फिर से मेरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया चैप्टर कवर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर कौन-सा होता है सर? बहुत ही बढ़िया चैप्टर जैसे आपके लिए पीछे भी कवर करें और आज भी कवर करेंगे जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड सर मज़ा नहीं आता है इसको करने में, मज़ा ही अपने आप दिलवा देगा तुम्हारे को। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा क्या है इस चैप्टर में? दिखा देता हूँ ऐसा क्या है इस चैप्टर में। देखो 8 से 9 नंबर का आ रहा है सिविल प्रोसीजर कोड। लगभग पिछले कभी-कभी जंप भी मार जाता है, 12 नंबर का भी पेपर में आ जाता है। पिछले कम से कम भी 6 सॉरी अगर मैं बात करूँ 6 नहीं, 8 नहीं 9 अटेम्प्ट लगभग पिछले साढ़े 4 साल से अगर डेटा चेक किया जाए तो दोस्तों ये आ रहा है कम से कम 8 नंबर से लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज करता हुआ दिख रहा है 16 नंबर तक। 16 मार्क्स का क्या सिविल प्रोसीजर कोड? हाँ, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों ले आए आप साथ में? वो इसीलिए ले आया क्योंकि मज़ा आ रहा था मेरे को। मज़ा नहीं आ रहा था, ये भी 8 से 9 नंबर का आ रहा है और इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये भी 8 नंबर शॉर्ट आपको देकर ही जाएगा। 8 नंबर हाँ, यानी कि आज फिर से 16 प्लस 8 कम से कम भी ले लो, 8 प्लस 8 16 एवरेज लोगे तो 20 मार्क्स आज की क्लास में भी सिक्योर करेंगे। तो सर लेट्स गो फॉर लाइक 12 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स और ये 8 मार्क्स श्योर। एवरेज बना रखी है इसने, हाँ, इसकी एकदम बढ़िया एवरेज चल रही है, रन रेट भी बहुत बढ़िया चल रहा है इसका। चलो भाई आगे चलते हैं, अब अगली बात पे आते हैं। कह रहा है सर अगर अभी हम लोग बात करेंगे पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को खत्म करेंगे, सीपीसी 1908 एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल मूव टुवर्ड्स इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है? अब क्या एक जनरल स्टैट्यूट को अगर रेफर करते हैं और अगर हमारे पास दो बातें हैं, एक हमारे पास स्पेसिफिक स्टैट्यूट है और एक जनरल स्टैट्यूट है। ये आपने सेम टाइप का फंडा जो है कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 1 में भी पढ़ा। भाई आपके घर में दो बंदे आते हैं, आपके लिए ठीक है, एक आते हैं आपके बहुत ही कोई स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट की अगर जनरल एक्ट से लड़ाई हो जाएगी तो कौन प्रिवेल करेगा? स्पेशल एक्ट आपके लिए कोई एक समवन स्पेशल है, चलो कोई है जो तुम्हारे सपनों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आता है, वो तुम्हारे लिए है बहुत स्पेशल और इधर मैं हूँ जनरल। अगर हम दोनों की लड़ाई होगी तुम किसको चुनोगे? सर सपने वाले को, सपने वाली को। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही तो करना है यहाँ भी। इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन स्ट्रेट अवे द कोड एंड द स्पेशल लॉ, कह रहा सर स्पेशल लॉ अगर मान लो कहीं पर साइलेंट है, ठीक है, अगर कहीं पर साइलेंट है तो स्ट्रेट अवे हमने क्या करना है सर, अगर स्पेशल लॉ साइलेंट है तो जनरल वाले की सुन लेंगे और अगर कहीं पर लड़ाई हो जाती है सर, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। which law will prevail? Straight away special act or the special statute is going to prevail। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कभी भी ऐसा हो जाए, कह रहा अब एक और चीज बता दो सर, सिविल प्रोसीजर एक्ट के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन कितने हैं? 156, 157, 158 सर, 158 है सर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। अच्छा, तो मैं फिर आओ आगे लेवल बढ़ा देंगे यार, उसमें क्या है? देखो अल्टीमेटली द होल पर्पस इज कि आपको चीजों के बारे में पता हो। कह रहा इनमें से क्या है विच इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। ओ सर, जॉली एलएलबी याद है? हाँ, उसमें वो था जज त्रिपाठी, टेडी बियर जैसे लगते थे जो थोड़े थोड़े। अब वो जो जज त्रिपाठी हैं उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 और सिविल प्रोसीजर कोड, तो वो क्या होती है? क्या जज ने जो बताया वो डिक्री है, जजमेंट है, ऑर्डर है या सब के सब है? कह सर दैट इज अ जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय द जज ओनली। कह रहा सर ऑर्डर होता, डिक्री होती, तो सेक्शन 2 और उसके बाद क्लॉज 2 में हम ये बात करते हैं। कह रहा इनमें से क्या, अगर जो डिक्री होती है, डिक्री मेरी डिक्री मेरे डिकरा, इनमें से डिकरा डिक्री में सॉरी डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता? सर फॉर्मल एक्सप्रेशन एज पर मतलब एज फार एज जब ये कोर्ट कोई भी फैसला सुना रहा है तो उसमें फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, डिग्री सर बिल्कुल एंड होती है, कंक्लूसिव होती है, हाँ, पार्टीज के राइट डिटरमाइन करती है, हाँ, और साथ ही साथ जितने भी मैटर कंट्रोवर्सी में है उन सब का सॉल्यूशन आपको दे देती है। कोई भी क्वेश्चन अगर बीच में आ जाता है, चाहे वो ओनरशिप का है, पोजीशन का है या कैसे भी है, कह रहा सर अल्टीमेटली अगर आपने एप्लीकेशन लगाई और वहां रिजेक्ट हो गई तो वो भी डिग्री है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
आगे लेकर चलता हूं सर। अब अगर मैं आपको कहता हूं, एक आता है हमारे पास एक केस, जिसके अंदर केस किस चीज को है, पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर है। और एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ए ने क्या किया, ए गया कोर्ट और एविडेंस लेकर कह रहा सर भाई साहब एक बात बताओ मेरे को। अब कोर्ट में जाकर कहता है कि भाई आप ऑर्डर पास करो और मेरे को मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिलवाओ। और दूसरी बात, जो भी यहां पर ये मिसनी प्रॉफिट इन लोगों ने गेन कर लिया है उसके अंदर भी इंक्वायरी करवाओ। सर ये मिसनी प्रॉफिट क्या है? देखो, अगर किसी इंसान ने मेरी प्रॉपर्टी पर जोर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया, बंदा गुंडा बदमाश जैसा है यार, उसने कब्जा कर लिया, सर अब आप छुड़वाओगे कैसे? मैं तो गब्बर सर को बुला लूंगा, मैं गब्बर सर कब्जा हो गया प्रॉपर्टी पे। अब मेरी प्रॉपर्टी पे उस इंसान ने जोर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया और भाई वहां पर रेंटल इनकम भी खा रहा है, तो इसे कहते हैं मिसनी प्रॉफिट। ओके, यार अब ये इंक्वायरी कराओ सर, एक तो इसने जोर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया, ऊपर से प्रॉफिट भी यही खा रहा है। यार अब अगर इस सिनेरियो के अंदर कोर्ट में मैं क्या चाहता हूं, पासिंग ऑफ अ डिक्री एंड डिसाइडिंग कि भाई पोजेशन किसका है किसका नहीं है, कोर्ट इस चीज को लेकर एक ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर को क्या कहते हैं मतलब। और बहुत बार ये भी डिसाइड होगा कि इंक्वायरी करते हैं भाई ये जो रॉन्गफुल पोजेशन से सामने वाले इंसान ने, एक क्या है, गुंडा है, इसका नाम है मुन्ना भाई। मुन्ना भाई ने जोर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया और मुन्ना भाई जगह पे मजे भी ले रहे हैं, भाई उसको किराए पे भी चढ़ा के रखा हुआ है। अब ये जो मिसनी प्रॉफिट्स हैं, ये कौन सी डिग्री है सर, परेशान हो जाएंगे हम लोग। दिस इज फाइनल डिग्री, एक होता है फाइनल ऑर्डर और एक होता है प्रिलिमिनरी ऑर्डर। दिस इज प्रिलिमिनरी। ये तो हमने सेम बुक में भी पढ़ा है, हाँ हाँ, तो कहा तो था एक भी बुक का क्वेश्चन, एक भी पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। अगली बात पे आता हूं, यार अब क्या होता है सर, एक और चीज को समझो। एक ने क्या किया, अब वाई की गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, भाई नेग्लिजेंस लोग क्या करते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं, रेड लाइट जंप कर जाते हैं। आज सुबह मेरे को ही एक बंदा उड़ाने लगा था यार, आज सुबह की बात नहीं है, कल शाम की बात है, मैं जा रहा हूँ आराम से अपनी बाइक पे, ऑटो वाले ने एकदम ऐसे लेफ्ट मोड़ दी। मैं, वो भाई क्या कर रहा है, कल बच्चों की क्लास है यार, तेरे को पता नहीं भविष्य मेरे साथ चल रहा है। तो अब वो तो तुम लोगों की दुआओं ने बचा लिया मेरे को। पर्सन एक्स को क्या हुआ, उसको कुछ इंजरीज हो गई। अब इसने कहा सर वाई ने मेरे को टक्कर मार दी अपनी गाड़ी से, जिसकी वजह से मेरे को नुकसान हो गया। अब ये क्या करता है, कोर्ट जाता है और कंपनसेशन क्लेम करता है वाई के अगेंस्ट। कोर्ट ने कहा ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड किया केस किसकी फेवर में, एक्स की फेवर में। और ये कहा ठीक है भाई, जो भी, मान लिया तेरे को सजा नहीं दे रहे हैं, तेरी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, पर तू कंपनसेशन पे करेगा। ओ ये तो उल्टा कर दिया, अच्छा नेग्लिजेंस वाई की नेग्लिजेंस की वजह से, वाई की नेग्लिजेंस की वजह से एक्स को लॉस हुआ, वाई ने टक्कर मारी ना, एक्स को नुकसान हो गया, ठीक है। अब इस सिनेरियो में कोर्ट ने फैसला सुनाया एक्स की फेवर में और ये कहा कि भाई वाई हैज टू कंपनसेट, वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई को पैसा देना पड़ेगा एक्स को, ही हैज टू कंपनसेट। किसकी फेवर में आया, एक्स की फेवर में आया। तो सर ठीक है, इस केस के अंदर जजमेंट डेटर कौन है, जजमेंट डेटर कौन होता है जिसकी फेवर में फैसला आ जाए। तो यहां पर एक्स की फेवर में आया, एक्स विल बी द जजमेंट डेटर। और यही अगर मैं बात करूं, डिक्री होल्डर, सॉरी वाई, यार किसकी फेवर में फैसला आ रहा है, मैंने एक्स क्यों लिख दिया, इट इज डिसाइडेड, जिसकी फेवर में पास हो रहा है ना। देखो ओ, 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 ये खुद ही परेशान कर देता है कई बार बच्चों को। इट इज कंसिडर्ड इन द फेवर ऑफ, एक्स की फेवर में फैसला आया, जिसकी फेवर में फैसला आ रहा है। अब यहां पे पूछ रहा है जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर विल बी वाई एंड डिक्री होल्डर, एक्स इज डिक्री होल्डर, वाई इज जजमेंट डेटर। ओ आसान है, सिंपल है, दोनों चीजों का बहुत आसानी से ध्यान रखेंगे। जिसकी फेवर में हम आ रहे हैं, ही इज नोन एज डिक्री होल्डर। जो जीत गया जिसकी फेवर में है वो कौन है, डिक्री होल्डर। जो हार गया वो जजमेंट डेटर। फेवर में किसकी आया, एक्स की, तो ही इज डिक्री होल्डर। जो जे माने जजमेंट डेटर, मतलब जीत गया। कंफ्यूजन मत करो सर, अरे इनमें से क्या चीज प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों हो सकती है, मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले हमने बात करी।
डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी एंड डिक्री कैन बी फाइनल ऑल्सो। हाँ, ये तो हमने देखा अभी-अभी आपके साथ। यस, ये तो आपने अभी-अभी देखा। मैंने अभी बताया कि डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी एंड डिक्री कैन बी फाइनल एज़ वेल। आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है। सिप्ला नाम की एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है एक मेडिसिन जिसका नाम है एल-कार्निटीन। ओके, उनको पता चला थोड़े टाइम बाद जाकर कि भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है कि सेम मेडिसिन रैनबैक्सी नाम की कंपनी भी बना रही है। सिप्ला ने एक केस कर दिया उन पे दिल्ली में, ठीक है? और रैनबैक्सी ने सेम केस, सेम तरीके का, सेम एलिगेशंस के साथ कोलकाता में कर दिया। उसने कहा सर ये चोरी कर रहा है, उसने कहा नहीं इसने हमारी चोरी करी है। ओह! कह रहा सर चोरी कैसी भी हो, किसी भी तरीके की हो। अब एक केस डाल रखा है जी सिप्ला ने रैनबैक्सी पे और सेम केस सेम रैनबैक्सी ने सिप्ला पे डाल रखा है। अब ये बताओ सिमिलर सूट नहीं चल सकता, ये कहाँ लिखा हो? कह रहा सर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस, क्वांटम मेरिट, रेस जुडिकाटा, ऑल ऑफ द अबव। कह रहा देखो अगर हम पैरेलल सूट्स की बात करें तो ये हमारे साथ बात करता है स्टे ऑफ सूट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस भी बोलते हैं। जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस भी बोलते हैं, इसे हम स्टे ऑफ सूट के। बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है। तो अगर यही क्वांटम मेरिट, ये तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि जितना काम किया है उतने के पैसे दे देंगे। और रेस सब जुडिस, सॉरी रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा ये क्या होता है? भाई देखो जैसे यहाँ पर मैं एक जोक सुनाया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। सर रैपिड रिवीजन में जोक सुनाता हूँ, छोटा सा सुन लो यार। अगर एक बिल्डिंग को बनाने में पांच मजदूरों को 1 महीना लगता है, तो सेम बिल्डिंग को बनाने में 10 मजदूरों को कितना टाइम लगेगा? तो 10 मजदूरों को 15 दिन। क्यों? जब एक बिल्डिंग बन गई है, सेम बिल्डिंग दोबारा क्यों बनाओगे भाई? तुम पैसा फालतू आ रहा तुम्हारा पे? नहीं ना। तो कोर्ट भी यही कहता है कि अगर मैंने एक पोस्ट केस का फैसला सुना दिया तो भाई उसी को रेफर कर लेना बिटवीन सेम पार्टीज या बिटवीन दोज पार्टीज जिनका क्लेम सेम है। या तो फिर मैं कह रहा हूं भाई फंडा किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम हो रहा है, तो उस बात का ध्यान रखना। अब राम और श्याम क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं और इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क की बात करते हैं। श्याम ने इंफ्रिंजमेंट करी है। इंफ्रिंजमेंट कैसे होती है? अब अगर भाई अगर मैं यहां पर पीडब्ल्यू का लोगो हटाकर ऑडी का लोगो लगा दूं तो वो इंफ्रिंजमेंट है, क्योंकि हमारे पास राइट नहीं है। अपने पास पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू पे अपने को प्राउड भी है। अब कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा भाई हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फैसला हो चुका है यार। सेम टाइप का केस आया था एसबी टेम्पल वर्सेस वीबी चार यूलू 1971 में, उसको रेफर कर लेना। सेम तरीके का केस पहले आ चुका है, सेम तरीके का क्लेम पहले आ चुका है, सेम तरीके का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों करवा रहे हो? रिवीजन थोड़ी है। हाँ, कोर्ट कहेगा तुम्हारे लिए रिवीजन अच्छी है, दिव्य मिगलानी सर बैठे हैं बार बार रिवीजन करा रहे हैं, पर हमारे लिए थोड़ी एक बार एक काम हो चुका है। 5 करोड़ केसेस इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग है, दोबारा क्यों करा रहा है भाई? तो ये कौन से डॉक्ट्रिन में होता है? द रेस जुडिकाटा। ये यहाँ पर स्ट्रेट अवे जो काम एक बारी हो चुका है उस काम को हम दोबारा नहीं करेंगे। एक कोर्ट में एक फैसला सेम क्लेम के चलते सेम पार्टीज के अंदर, या हो सकता है दैट कैन बी स्लाइटली डिफरेंट क्लेम, हल्का सा क्लेम अलग हो सकता है और अमंग डिफरेंट पार्टीज हो सकता है। तो हमने रेफर कर दिया तो कर दिया सर, बार बार सही काम नहीं करेंगे। अगर पार्टी सेम के अंदर अलग अलग हो जाती हैं, जैसे यहां पर केस में पार्टीज क्या हैं, राम और श्याम हैं, ओके, और यहां पर एसबी टेम्पल वर्सेस वीवी। कह रहा सर राम और यहाँ केस तो एसबी टेम्पल का था और 4 यूलू का था, यहाँ राम और श्याम है सर, ये तो पार्टीज अलग अलग हैं। मैंने कहा पार्टीज अलग हो तो भी माय आंसर विल बी सेम। यस, माय आंसर विल रिमेन सेम, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस ही अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं होगा। कह रहा ठीक है सर। अब जब भी हम लोग बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई करने की, रेस सब जुडिस क्या होता है? रेस सब जुडिस क्या होता है? रेस सब जुडिस पता नहीं, हम लोग तो भूल गए। अरे यार स्टे ऑफ सूट जो आपने अभी पढ़ा, सेम केस पेंडिंग, सेम तरीके से। भाई एक बच्चा एक ही सब्जेक्ट 3 जगह से पढ़ रहा है रायता फैलेगा, फैलेगा फैलेगा। कह रहा सर 3 जगहों से पैरेलल नहीं चलाना, एक ही जगह से चलाना। अब अल्टीमेटली इनमें से व्हाट इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन, इनमें से क्या एक इसेंशियल कंडीशन है? है, नॉट नहीं लिखा हुआ कि सर लिटिगेशन को खत्म करना है,
पार्टीज को किसी भी तरीके से हैरेस नहीं करना है हमने, ठीक है, ओके। कह रहा द टाइम ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड। भाई सीधी सी बात है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत थोड़ी है। कोर्ट हमारा पहले ही इतना बिजी है, कोर्ट के पास पहले इतने काम है, 5 करोड़ की पेंडिंग है यार, इतना काम है, तुम पैरेलल सूट लेके आ रहे हो सेम सेम। बेटा दो चीजों का ध्यान रखना, पब्लिक पॉलिसी वाले ग्राउंड्स अलग हैं और एसेंशियल कंडीशन वाले ग्राउंड्स अलग हैं। अब एक और चीज, कह रहा पब्लिक पॉलिसी, ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी पूछा ना, या तो हाँ यहाँ पर कितनी बातें आती हैं, यहाँ पर फिर से 4 बातें आती हैं। सबसे पहली बात, लिटिगेशन को एंड करना है, किसी भी तरीके से पार्टी शुड नॉट बी हैरेस्ड, मतलब ताकि वो सेम इश्यूज को जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं उसको दोबारा नहीं लेकर आएंगे, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा, और इट इज अ रूल ऑफ कन्वीनियंस। इसका मतलब ये नहीं है आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी ही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस हैं सर, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। भाई पीडब्ल्यू की बात अलग है, एक क्वेश्चन को 10 बार पूछोगे तो भी अपन पढ़ाएंगे। अब अगली बात पे आता हूं, इनमें से क्या एक कंडीशन नहीं है फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा? कंडीशन अलग है और पब्लिक पॉलिसी की बात आ जाएगी तो चीजें अलग हैं। कह रहे सर अब सबसे पहले इनमें से व्हाट इज नॉट अ कंडीशन? नॉट लगाते ही वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। 4 कंडीशन आती हैं। सबसे पहला, मैटर जो है मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड एट 2 डिफरेंट टाइम्स। कह रहा सर यहां ऐसा कुछ है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैटर मस्ट बी इन 2 डिफरेंट टाइम्स नहीं। कह रहा अब जो मैटर है इन द लेटर सूट शुड बी डायरेक्टली और सब्सटैंशियली लगभग लगभग सेम होना चाहिए पहले वाले केस जैसा भी। हाँ, ये रही वो कंडीशन। उसकी अगली कंडीशन, दैट ईच सूट शुड बी बिटवीन द सेम पार्ट। ओ, कह रहा सर अब एक और बात पे आता हूं, मैटर द सेम क्वेश्चन, ठीक है, द सेम क्वेश्चन हैज अराइज्ड आइदर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन द लेटर सूट। ओके सर, दे तो कंफ्यूजन हो रही है। अरे मजा तभी तो आता है, अभी तो ऑप्शन मैंने टेढ़े मेढ़े लगाए ताकि तुम लोगों को ऐसे दिमाग में दर्द हो, सिर में दर्द होगा तो ही सही निकालोगे। ये 2 कंडीशंस हैं, तो मतलब एक कंडीशन कौन सी है जो नहीं है? कह रहा सर ये आपकी एक कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें 4 कंडीशंस आती हैं। वो चारों कंडीशन मैंने आपको बताई। पहला, कह रहा सर 2 सूट जरूर हो रहे हैं बट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हो रहे हैं, मैटर जो है लगभग डायरेक्टली और सब्सटैंशियली सेम रहने वाला है, सूट अगेन शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज। सेम पार्टी सेम टाइटल की बात नहीं कर रहा। उसके बाद जो पुराना केस है, अर्लियर सूट इज पेंडिंग इन एनी ऑफ द कोर्ट्स, तो कोई और कंपीटेंट कोर्ट के केस के सामने आप नहीं जाओगे। तो आंसर स्टैंड स्ट्रेट अवे एज ऑप्शन नंबर बी। कह रहा अगर हम कभी भी कोर्ट के बारे में पता लगाते हैं, भाई आपको कहा जाता है, चलो मान लो मैं कोई फोन पे बात कर रहा था और चोर आता है मेरा फोन छीन के भाग जाता है। अब इस सिनेरियो के अंदर इनमें से क्या एक क्राइटेरिया नहीं है जस्टिस को डिटरमाइन करने का, सॉरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट को डिटरमाइन करने का अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19। सर कोर्ट का भी तो पता लगाना है, हम कौन से कोर्ट में जा सकते हैं, कौन से कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्या एक क्राइटेरिया नहीं है। कोर्ट के बारे में पता लगाना हो तो 4 पैरामीटर हमने पढ़े हैं। ज्यूरिसडिक्शन की, ज्यूरिसडिक्शन किसकी पड़ रही है, उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन ओवर पर्सन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, ये सब चीजें आती हैं। कह रहा सर सब्जेक्ट मैटर की बात होती है। मैंने कहा बिल्कुल, अगर कंपनीज एक्ट की बात है तो भाई एनसीएलटी लेकर जाओगे, वैसे ही चीजें चलती हैं। टेरिटोरियल बिल्कुल ये काम भी आता है। टेरिटोरियल लिमिट फिक्स है, अगर दिल्ली में कोई केस है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि उठ के चंडीगढ़ चले जाओगे घूमने के पर्पज से, तुमने कहा चलो गोवा ही चल लेते हैं, वहीं बैठेंगे वहीं लड़ेंगे। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जहां पर पैसे की बात होती है, पैसे के हिसाब से सारे लिमिट्स को डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट कितने तक के केसेस को हैंडल कर सकता है। और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, सर इसका कोई लेना देना नहीं, रिपोर्ट वगैरह बन के जरूर आती है पर इनका लेना देना नहीं है। सर ये सेम क्वेश्चन है बुक में, हाँ 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 हाँ। कह रहा अब इनमें से कौन से सिनेरियोज के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोर्ट आपको टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर्स पास करके दे सकता है। ओके, किस लिए भाई इंजंक्शन किसके लिए होता है? ताकि आपको इंजेक्शन लगा देते हैं, इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो ऐसे ही टू रिस्ट्रेन एनी एक्ट, किसी भी एक्ट को रोकने के लिए ये टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। सर इनमें से कौन से सिनेरियो में हमारा ये इंजंक्शन ऑर्डर पास हो सकता है टेम्परेरीली? देखो 2 तरीके से है, ये भी परमानेंट नेचर का भी पढ़ा होगा, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर के बारे में भी पढ़ा होगा,
और टेम्परेरी भी पड़ा होगा। कह रहा सर अब अगली बात पे आता हूँ। कोर्ट हमेशा से ही इन चीजों को कर सकता है 3 सिनेरियोज के अंदर। पहला सिनेरियो, किसी भी प्रॉपर्टी को जो डिस्प्यूट में है, जिसमें आपको लगता है कि प्रॉपर्टी वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एलिनेट की जा सकती है, जहां पर डिफेंडेंट आपको धमकी दे कि भाई मैं प्रॉपर्टी को हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा और क्रेडिटर्स को धोखा दे दूंगा। उसके अलावा डिफेंडेंट क्या करता है, फिर से धमकाता है प्लेंटिफ को और ये बोलता है कि मैं तेरे को पीट दूंगा, प्रॉपर्टी को आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना ढिमका। कह रहा ऐसे सिनेरियोज के अंदर अब इनमें से कह रहा सर अब for order for the purpose of staying and preventing the waste, damage, alienation or sale or the removal of disposition of the property. कोर्ट कब टेम्परेरी ऑर्डर पास कर सकता है? सर तीनों में ही ये काम हो सकता है। जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई, तीनों कंडीशन यहां पर लिखी हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द अब। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, और आसान है। यार अब अगले फंडे पे आओ। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो पार्टीज के बीच में लड़ाई है और केस फाइल हो गया, तो उसको लगता है कि सर ये तब तक प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लेगा, तो कोर्ट क्या कहेगा, ला भाई तू लाके कोर्ट में जमा करा दे प्रॉपर्टी का सब कुछ, कोर्ट में जमा करा दे। इंटरलॉकुटरी ऑर्डर। अगर एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी, उप्स, अगर एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी टू सूट और वहां पर क्या हो रहा है, किसी भी मैनर से किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जिसको जजमेंट में अटैच किया गया है, और आपको ये लगता है कि यार वो भाई नेचुरल डिके, टाइम के साथ साथ खराब होने वाली चीज है। कह रहा ओके, कह रहा सर और साथ ही साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है दैट इट कैन बी सोल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऐसा भी कोई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है अंडर नंबर रूल 6। स्ट्रेट अवे किताब की लाइन है, स्ट्रेट अवे चिपका दी गई है। आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि अगर इंटरलॉकुटरी ऑर्डर की हम लोग बात करें, तो दिलपत कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रहलाद सिंह 1991 का एक केस आया जहां पर कोर्ट ने आपको 3 बातें बताई। अच्छा ये तो खैर टेम्परेरी इंजंक्शन की थी। इंटरलॉकुटरी ऑर्डर के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे पे केस फाइल कर दिया, ठीक है, कि मेरा भाई मेरा जो स्कूटर है वो किसके पास है, राम केसवानी सर के पास है, वो लेकर चले गए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को वापस कर दो, वापस नहीं कर रहे। जब हेयरिंग आई तो मैंने ये बोला कोर्ट में जाके, मैंने कहा यार देखो आपकी बात तो सारी ठीक है, पर स्कूटर तो अभी भी राम केसवानी सर चलाए जा रहे हैं और उस पर चालान कटे जा रहे हैं, हेलमेट ये पहनते नहीं है। ओह! वो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कह सकता है ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम स्कूटर लाके पहले कोर्ट में जमा करो। स्कूटर कोई नहीं चलाएगा, यहाँ लाके जमा कराओ। इस तरीके के ऑर्डर को क्या कहते हैं? इंटरलॉकुटरी ऑर्डर। कोर्ट ये भी कह देगा सेल कर दो, कोर्ट ये भी कह देगा कि जाओ भाई लाकर उसे यहाँ पर जमा करवा दो। अब इनमें से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर? एक केस जो मैंने बताया दलपत कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रहलाद सिंह 1991 के अंदर, कोर्ट ने यह बताया कि 3 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ही हम लोग क्या करेंगे, आपको टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर देंगे। पहला, सर क्या प्राइमा फेसी केस होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इंजंक्शन हमने नहीं दिया तो सर इर्रेपरेबल लॉस हो जाएगा, ये भी एक कंडीशन थी। और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये तीनों कंडीशंस वहां पर आई थी और 3 ही कंडीशन थी, यानी कि जो आपका ये 4th वाला है ये आपका आंसर है। ओह! ठीक है। कह रहे 3 बातें उस केस के अंदर डिसाइड हुई। केस का नाम वाज दलपत कुमार एंड अदर्स। बच्चे कहते हैं सर ये ओआरएस क्यों लिखा हुआ है? इस बेचारे को क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की क्या? नहीं, वो ओआरएस नहीं होता, ठीक है, उसे अदर्स कहते हैं। यहाँ पर एक पार्टी का नाम लिख दिया, दैट्स इट, बाकी चल जाएगा। यार अब अगर हम कभी भी सर केस फाइल करने की बात करते हैं, मैंने कहा हाँ, यार वो कहते हैं ना आई विल सू यू, ठीक है, आई विल सू यू। इनमें से क्या एक कंडीशन नहीं है, क्या एक एसेंशियल नहीं है केस फाइल करने के लिए? पार्टीज विद सेम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका और मेरा दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है कि भाई कोई बात नहीं, जो घर का कब्जा है वो मेरे पास रहेगा, आप इस बात पे राजी हो। सर सेम पॉइंट ऑफ व्यू वाली पार्टीज थोड़ी चाहिए हमारे को, फिर हमारे को तो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाली, अपोजिट व्यूज वाली पार्टीज चाहिए। अच्छा अपोजिट व्यूज वाली, तो दिस इज योर आंसर। इसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन, अपोजिंग पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और रिलीफ क्लेम्ड, ये सारी बातें आती हैं तो ही केस फाइल किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब अगली बात पे चलते हैं। कह रहे जहां पर एक इंसान ने क्या करा, सर स्ट्रेट अवे आकर ज्वाइन कर लिया, वेयर वन पर्सन ज्वाइंस अनदर पर्सन। जैसे आपने केस भी देखा ना दलपत कुमार वाला, तो वहां पे क्या है, एंड अदर्स। ओए क्या हो रहा है, where one person joins the suit as defendant or a plaintiff। अच्छा,
जहां पर एक इंसान ने आकर स्ट्रेट अवे केस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है सर, कोई एक कॉमन क्वेश्चन को आके ज्वाइन कर लेता है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर पर वहां पर कोई रिलीफ की बात नहीं करता, वो ना कोई कॉमन क्वेश्चन की बात करता है। तो ये क्या है, कह रहा सर दिस इज मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी, दिस इज नोन एज मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी। स्ट्रेट अवे दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है मिस जॉइंडर को अवॉइड करने के लिए। पहला, राइट टू रिलीफ अराइज होना चाहिए, पर अगर मिस जॉइंडर है तो कोई भी राइट टू रिलीफ अराइज ही नहीं होता। और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अगर है तो इन चीजों को हम स्ट्रेट अवे अवॉइड कर देते हैं। भाई कॉमन है तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, कह रहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इनमें से क्या देवियों और सज्जनों एक राइट करेक्ट सीक्वेंस है? करेक्ट सीक्वेंस किस बात की करेक्ट सीक्वेंस? कि अगर हम कभी भी प्रोसीडिंग्स ऑफ सूट की बात करते हैं, प्रोसीडिंग्स ऑफ सूट की, तो इनमें से क्या सबसे पहले आता है? इनमें से क्या सबसे पहले आता है? सर सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट आता है, हाँ ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद समन जाता है सबके घर पे, हाँ समन दिख रहा है कहीं पे? सर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एंड समन दिख रहा है, हाँ सर ये सबसे पहले आएगा, डी शाबाश। उसके अलावा सर सर्विस ऑफ समन भी हो गया, उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट आता है, बस ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट है कहीं पर? नहीं, रिटन स्टेटमेंट तो नहीं है, बस ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ पार्टीज आता है और पार्टीज को बुलाकर फिर उनको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। टू, आधे बच्चों का आंसर यही निकल आएगा, डी बी। देखो डी और बी कहां दिख रहा है सर? अगर एग्जामिनर स्मार्ट है तो वो पहले ही आपको इस बात का पूरा अंदाजा दे देगा। जो दो क्लोज आंसर यहां पर दिख रहे हैं इनमें से एक आंसर होने वाला है। अब या तो ए या सी, इनमें से कौन पहले आएगा? सर एंड में जाके तो जजमेंट आती है, तो ये पता चल गया ए एंड में आना है, हियरिंग एंड जजमेंट, उससे पहले फ्रेमिंग ऑफ इशू आएगा। तो सर द आंसर इज 1 2 फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और उसके बाद 4 हियरिंग एंड जजमेंट। डी बी सी ए सर, ओके, डी बी सी ए, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर अपने आप ही दो क्लोजेस्ट आंसर्स आपको यहां पर देता है और वो अंदाजे से बता देता है कि भाई यहाँ पे आंसर आने वाला है। दिमाग की बत्ती अगर जला के रखो, बिना मेंटोस खाए भी सब समझ में आएगा। ठीक है, बिना मेंटोस खाए भी समझ में आएगा ये। अगली बात पर लेकर चलता हूं, कह रहे सर अब ठीक है, अगर पार्टीज, दोनों ही पार्टीज छुट्टी कर जाती हैं और जब आपको केस के लिए बुलाया गया दोनों ही पार्टीज नहीं आती है, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कहेगा तुम यार मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, पहले 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं। तो कोर्ट क्या करेगा? सीधा सीधा डिसमिस कर देगा। ओह, ठीक है। कह रहा सर अब ऐसे ही अगर एक पार्टी आ जाती है, डिफेंडेंट एब्सेंट हो जाता है पर प्लेंटिफ आ जाता है, तो कोर्ट क्या करता है? केस को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देता है कि भाई एक पार्टी क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। और वो भी स्ट्रेट अवे, एक बार में नहीं होता है ऐसा, डेफिनेटली 2-3 बारी अगर आप हो जाते हो एब्सेंट तो वो एक्स पार्टी कर देगा और दूसरी पार्टी को उसकी फेवर में फैसला सुना देगा। अब सर मान लो कोई जेन्युइन रीजन था कि मैं कोर्ट में नहीं जा पाया, ठीक है, और एक्स पार्टी का फैसला आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? कह सर कोई बात नहीं, द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल, ये सारी रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं। अगर एक्स पार्टी आ भी जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या? कह रहा आप स्ट्रेट अवे सेक्शन नंबर 96 के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। क्या ठीक है? कह रहा आप या तो फिर रिव्यू के लिए अपील फाइल कर सकते हो ऑर्डर नंबर 47 के हिसाब से। ठीक है सर। उसके अलावा सर आप एक और काम कर सकते हो, आप फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो कि सामने वाले इंसान ने, सर मैं तो आ रहा था कोर्ट में पर इसी इंसान ने क्या किया, मेरे को रास्ते में, भाई मैं आ रहा था इधर से कोर्ट में, इसने रास्ते में एक्सीडेंट करवा, इसने मेरे को आने ही नहीं दिया कोर्ट में। पुरानी फिल्मों में होता था ना कि विटनेस कभी कोर्ट पहुंचता ही नहीं था, कह रहा वैसे ही बात है, वैसे ही बात है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द, ये सारे सिनेरियोज के चलते एक्स पार्टी केस वहां हो सकता है। यार अगली बात पे आता हूं, यार अगर हम कभी भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, भाई दो तरीके से हमारे पास निकल के आती हैं बातें। सबसे पहला कि आप फंडे को, नई नई चीजों को कैसे पता चलेगा? जॉली LLB 1 हम लोगों ने देखा, शायद मेरे हिसाब से सलमान खान पे बनी थी वो, शायद, आई एम नॉट राइट। तो अब फंडा क्या निकल कर आता है सर? अगर आपने केस देखा तो वो कहता है नए नए फैक्ट्स निकल कर आते हैं। सीआईडी में देखते हैं डॉक्टर सालुखे आ जाता है, कोई नए फैक्ट्स बताता है। अब ये नए फैक्ट जो है पता कैसे चलते हैं? कह रहे सर दो तरीके हैं इसके। मैंने कहा अच्छा। कह रहा डिस्कवरी हमेशा दो तरीके से होगी, डिस्कवरी इंटेरोगेशन से या डॉक्यूमेंट से। अच्छा, तो आंसर इज बोथ ऑफ देम। या तो आप सामने वाले को इंटेरोगेट करोगे तो वो बताएगा अच्छा भाई मैंने तो छोटा भीम को वहां देखा था, नए नए फैक्ट्स पता चलेंगे। अगली बात पे आता हूं,
इनमें से क्या एक इज नॉट अ ग्राउंड फॉर गैदरिंग ऑफ इश्यूज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर 14 सर? इनमें से क्या एक सही ग्राउंड नहीं है? मतलब और आसान करें अगर क्वेश्चन को, तो सर इनमें से क्या इश्यूज को गैदर करने के लिए एक सही तरीका नहीं है या एक सही ग्राउंड नहीं है? कह रहा पहली बात, तो सर इश्यूज आते कहाँ-कहाँ से हैं? मैंने कहा सबसे पहले आपकी जो रिटन स्टेटमेंट है वहाँ से चीज़ों को उठाया जाता है। उसके बाद जब भी आप क्या कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, देन प्लीडिंग और प्रेजेंटमेंट ऑन देयर बिहाफ और प्लीडर्स ऑन द ओथ। उसके अलावा जब आप इंटरोगेशन में होते हैं, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा जो भी स्टेटमेंट्स आप देते हैं या आपके रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, और उसके अलावा जब एग्जामिनेशन होता है। तो कह रहे सर एलिगेशंस इंटेरोगेशन में, मैंने कहा ये तो है। स्टेटमेंट जो आपने दी है, मैंने कहा हाँ। कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कह रहा है क्रॉस विटनेस जैसे जॉली एलएलबी अक्षय कुमार ने किया था। हाँ, हेयरिंग ऑफ सूट इज नॉट अ ग्राउंड, ये सब हेयरिंग में ही तो हो रहा है। ओके, कह रहा है इनमें से क्या, देखो ये तो साफ साफ देख के ही पता चल रहा है, is a written statement of the deponent on an oath affirmed before any court or magistrate or by any oath commissioner appointed by the court or notary public। सर नोटरी की बात कर रहा है सर, एफिडेविट की बात कर रहा है। शाबाश, एफिडेविट की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। एफिडेविट को दो सिनेरियोज में यूज किया जाता है। सबसे पहला कि सर अगर कहीं भी आप ऑन इट्स ओन मोशन या तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अदर पार्टी जो भी फैक्ट्स को आप प्रूव करना चाहो, और उसके अलावा एफिडेविट विटनेसेस का भी काम करते हैं। विटनेस वाला काम करना क्या है, हाँ, बहुत सारी चीजें और आती हैं। खैर अभी और ज्यादा चीजों पे बात नहीं कर, अगर मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ एक केस है राहुल दीवान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट को ऐसा लगता है राहुल दीवान गिल्टी है, पर जब उन्होंने फैसला सुना दिया, फैसला सुनाने के बाद अब ये प्रॉब्लम आती है सर कि कोर्ट को लगता है कि कुछ नए-नए एविडेंसेस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, पर ये बाद में डिस्कवर किए गए हैं या तो फिर कुछ गलतियां बीच में निकल कर आ गई। अब राहुल भाई क्या चाहता है कि भाई अब तो नए एविडेंसेस निकल कर आ गए हैं, मेरी सजा को दोबारा से एक बार सुनवाई करो। तो ये दोबारा से सुनवाई करने वाला जो सिस्टम है इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस, रिव्यू या रिवीजन, या इनमें से कोई भी लगा दो सर, क्या ही फर्क पड़ता है? ओह! देखो, सबसे पहली बात करते हैं अगर हम लोग रेफरेंस की, तो एनी टाइम बिफोर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट अगर आपको लगता है कि आपको हाई कोर्ट का ओपिनियन लेना है, तो आप रेफरेंस ले लेते हो हाई कोर्ट से। उसके अलावा सर रिव्यू का मतलब होता है रीचेक करना, रीचेकिंग करना, रीवैल्यूएशन करना। और अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो सर ये तब होगा जब अगर मान लो कोई कोर्ट है, हमारे को पता चलता है उन्होंने अपनी पावर्स को सही से यूज नहीं करा, अपनी जुरिस्डिक्शन को सही से यूज नहीं करा, या तो फिर इलीगैलिटी या मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ ये फैसला उन्होंने सुना दिया, और इसमें हाई कोर्ट आपको कॉल कर लेता। तो अपने आप यस, यस। और अगर कोई भी इंसान वो परेशान है किसी डिग्री से और रिव्यू करना चाहता है, तो कह रहा है सर ये मैटर है रिव्यू करने का। ठीक, ठीक है, ओके। हम्म, तीनों चीजें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना, मैंने जान के ऑल ऑफ द वो बहुत सारी जगहों पर रखा है। इनमें से किसके पास रिवीजन की पावर दी गई है? रिवीजन की पावर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किसके पास है? सर हाई कोर्ट के पास है। और किसी के पास नहीं है सर, किसी के पास भी नहीं है, स्ट्रेट अवे मना है। इनमें से कौन से ऑफिसर को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ? कि भाई अगर कोई भी कॉर्पोरेट है तो केस लड़ने के लिए कौन आएगा? कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, ब्रांच मैनेजर। सर ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कंपनी सेक्रेटरी, अरे क्या बात कर रहे हो यार, और जाएगा ही कौन? हाँ, क्वासी जुडिशियल बॉडीज में आप जरूर जाते हैं, पर जुडिशियल बॉडीज में जाने के लिए वी नीड पावर्स लाइक एडवोकेट। यार अगर कोई भी डिग्री आपने पास कर दी किसी माइनर के अगेंस्ट, तो वो केस वैसे ही नहीं चलेगा सर, उसको एक गार्जियन की जरूरत होती है, अदरवाइज वो ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाएगा। एक सूट भी नहीं कर सकते। पर अगर उसके पास एक बंदा है हु इज नेक्स्ट टू हिम, उसको क्या कहते हैं? जो उसका साथ देगा, नेक्स्ट फ्रेंड, गार्जियन होगा सर। नेक्स्ट गर्लफ्रेंड क्या होता है सर? अरे नहीं, ही इज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द गार्जियन। नेक्स्ट गर्लफ्रेंड पे मत चले जाना, ही इज नेक्स्ट फ्रेंड ओनली। अब इनमें से अब आते हैं सर फटाफट से समरी ट्रायल पे, समरी प्रोसीजर, समरी प्रोसीडिंग्स। इनमें से क्या ऐसी चीज है विच कैन नॉट बी ट्राइड इन समरी ट्रायल? समरी ट्रायल क्या है? सेक्शन नंबर 260 से लेकर सेक्शन नंबर 265 यानी कि 265 तक कोर्ट आपको ये बताएगा कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें फटाफट फटाफट एकदम सिद्धांत बैच के रिवीजन की तरह चीजों को खत्म करना है।
अब इनमें से कौन से ऑफेंसेस को कैन नॉट बी ट्राइड पूछ रहा है, ट्राइड के नहीं पूछ रहा। कह रहा ऑफेंसेस विच आर नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टर्म एक्सीडिंग 2 years। कह रहा सर बिल्कुल ये तो जाता है उसमें। मैंने कहा ठीक है। कह रहा रिसीविंग और स्टोलन प्रॉपर्टी, कह रहा जिसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा ना हो सर समरी ट्रायल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहा ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 456, हाँ लर्किंग, हाउस ट्रेस पासिंग या हाउस ब्रेकिंग, ये भी वो सर समरी प्रोसीडिंग में आ जाएगा। सर बैंक में डकैती कर दी तुम लोगों ने, सर डकैती कर रहे थे मिला नहीं कुछ भी, अरे ना मिला हो भाई, डकैती तो करी, पकड़े तो गए, सर पैसे 2000 ही मिले, बैंक खुद लूट गया था बेचारा, हमारी दूसरी डकैती थी, पहले कोई और करके ले गया, जो भी है यहाँ पे समरी प्रोसीडिंग नहीं होगी। ओके। कह रहा इनमें से कौन से एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। ओके सर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, सेबी में, या सब में। इनमें से कौन से एक्ट में, जैसे आपने कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी देखा है, इनमें से कौन से एक्ट में ट्रिब्यूनल बनाया जा चुका है। सर सब में बनाया जा चुका है, कंपनीज एक्ट में, सेबी में, इनकम टैक्स एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, सब में बनाया जा चुका है। जब भी आप किसी भी कमर्शियल कोर्ट पे जाते हो, ठीक है, तो एक्ट आपको ये कहता है कि भाई एक काम करो, मीडिएशन का रास्ता आपको देता है। हाँ, मीडिएशन का रास्ता देता है, कहता है मेरे पास मत आओ यार, पहले 5 करोड़ केस पेंडिंग है, एक बार मीडिएशन ट्राई करके देख लो, ऑपरेशन क्यों कराना है, पहले दवाई खा के देख लो। अच्छा, अगर मान लो पार्टीज इस चीज को सेटल करना चाहती हैं, तो प्री लिटिगेशन मेथड जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्री लिटिगेशन या प्री इंस्टीट्यूशन, जिस भी तरीके से आप करो, सर 3 महीने प्लस 2 महीने की एक्सटेंशन भी हमारे को वहां पर मिल जाती है। टेकिंग द ऑड वन आउट, दिस इज योर आंसर। अब इनमें से क्या एक राइट प्रोसीजर है फॉर फाइलिंग अपील्स वन आफ्टर अनदर। अगर कोई भी इंसान अपील करना चाहता है तो हायरार्की लेवल क्या है। देखो सर, सबसे पहली बात, अगर कोई भी जजमेंट कमर्शियल कोर्ट के यहां से आती है बिलो द डिस्ट्रिक्ट जज, तो कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट बिलो द डिस्ट्रिक्ट जज, ये सबसे पहले सबसे लोअर लेवल पर ये वाली बात आती है। अब यहां से आप कमर्शियल एपेलेट ट्रिब्यूनल, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट पे आप जा सकते हो। कमर्शियल एपेलेट ट्रिब्यूनल, कमर्शियल एपेलेट कोर्ट, चाहे कुछ भी कहो। उसके बाद सर हाई कोर्ट की ये डिवीजन आ गई और ये हाई कोर्ट का कोर्ट आ गया। डी के बाद आता है स्ट्रेट अवे सी, 1 2। उसके बाद क्या होगा, कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट आपका आने वाला है, जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, ये आता है 3 DCBA। स्ट्रेट अवे उल्टा चले जाओ, ये आपका आंसर है। स्ट्रेट अवे उल्टा सर, बिल्कुल उल्टा। अब इसी के साथ, क्योंकि रैपिड रिवीजन है और मैं चाहता हूं थोड़े से क्वेश्चंस आप खुद भी करें, सेम डीपीपी आपको प्रोवाइड हो जाएगी सर, उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस को आगे इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस हैं, उनको भी फटाफट से कर लेना, सारे के सारे के अंदर आंसर्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, अपना एनालिसिस चेक करना ना भूलें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही। जल्दी से मिलता हूं अगली क्लासेस में, वहां बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और सर कुछ डाउट है, पूछना है, कोई बात नहीं, कमेंट करो यार, कमेंट करो, हम लोग आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर